दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। फाइनली हम एनसीईआरटी 12th क्लास की जो चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे बैक टू बैक। अब टॉपिक को मैं बोर्ड पे ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा बिकॉज पीपीटी बनाते समय काफ़ी ज़्यादा हेडक हो रहा था, तो बेटर है कि हटाओ यार पीपीटी, बेटर है कि हम बोर्ड पे समझाएंगे। देखिए 12th क्लास की इकोनॉमी सभी एस्पिरेंट्स ने, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ भी ली होगी। अगर एक बार पढ़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो भी समझ नहीं आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो भी चीज़ें जल्दी समझ नहीं आएंगी। इसी तरह पार्ट 2 में भी, मैक्रो इकोनॉमी में भी यही हाल होता है। तो बेटर है कि बोर्ड पे चलते हैं, आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझाएंगे। और इस सीरीज के अंदर मीन्स इस 12th क्लास की इकोनॉमी के अंदर हम चैप्टर ही चलेंगे ताकि आपको एक फटाफट आपको एक ओवरव्यू मिल सके। तो इसमें मैं कुछ फनी थिंग्स भी यूज़ करूँगा, कुछ चीप जॉक्स भी, मीन्स का चीप एग्जाम्पल्स, ताकि इट विल मेक इंटरेस्टिंग, ताकि आपको जो है चीज़ें इंटरेस्टिंग की तरह से समझ आ सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे फनी थिंग्स करने के लिए बैठे हैं, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। मेरा टारगेट है कि अगर जो मैं टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, चाहे वो छोटे एग्जाम्पल के साथ समझाएं चाहे हम बड़े एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा। सेकेंड थिंग, 12th क्लास की इकोनॉमिक को पढ़ने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पेज, 15 से 20 पेजेस निकाल लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम वही कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी के हिसाब से हमें लगता है कि हाँ एमसीक्यू खेल सकता है, एमसीक्यू निकल सकते हैं। हम उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। बाकी 12th क्लास के एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलूँगा, आप कंसेप्ट वाइज अगर चलना चाहते हैं तो देख लें, अदरवाइज मैक्सिमम जो ये लेक्चर होंगे वो यूपीएससी स्टैंडर्ड से ही बिलोंग रखते हैं। चैप्टर 12 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 को समझने से पहले कुछ 4-5 पेजेस में पूरी हिस्ट्री इन्होंने बता दी है कि पीपी वर्क क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, टू होम टू प्रोड्यूस। को समझने से पहले, इन चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले कवर करनी होंगी, क्योंकि आप लोग ढीठ हैं, 11th क्लास इकोनॉमिक तो आप पढ़ेंगे नहीं जो हमने पढ़ा रखी है। तो उसी को पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास इकोनॉमिक से कुछ कंसेप्ट उठाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। पहले माइक्रो और मैक्रो को समझेंगे अच्छे से, क्या होता है, डेवलप वर्सेस अनडेवलप को थोड़ा सा कंसाइज वे में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझेंगे, फैक्टर प्रोडक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे सीरीज में हम आगे कूदेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो और मैक्रो से। समझ जाइए, इसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि, इसको कहते हैं समष्टि, अगर हिंदी मीडियम वाले भी अगर देख रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, माइक्रो लेवल पे क्या होता है, माइक्रो लेवल पे या तो कोई एक इंडिविजुअल फर्म हो या फिर कोई एक पीपल हो, तो उसी का बेसिकली जो अगर बात करें तो उसी की ही अगर बात करें तो उसी को इंक्लूड किया जाता है। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में पूरी की पूरी होल इकोनॉमी को कवर किया जाता है। लेट्स सपोज अगर इंडिया है तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी को इसमें देखा जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक का जो लेवल होता है बहुत छोटा होता है, लाइक चीप लेवल। अगर बात करें, भाई आप तो ग्रुप डी से हटाओ, हम तो आईएएस हैं, तो ये सारी चीजें, यानी कि अगर बात करें से एग्जांपल के तौर पर समझो तो ग्रुप डी और ये हो गया आपका आईएएस, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो। यानी कि माइक्रो लेवल के अंदर अगर हम देखें तो जो अगर बात करें जो स्टडी होती है, इसके अंदर काफी ज्यादा एक बोल सकते हैं कि काफी छोटे लेवल पे देखी जाती है कि इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल मार्केट होगी, तो उसको बेसिकली इसमें जो है स्टडी करी जाती है, यानी कि इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन माइक्रो में ऐसा नहीं होता। मैक्रो में पूरी की पूरी इकोनॉमी को, यानी कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इसमें जो है देखा जाता है। तो ये तो था जस्ट माइक्रो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें। बाकी हमारे जो यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही समझना, दैट्स, इससे और कुछ इसमें है नहीं। अब आते हैं कुछ डेवलप वर्सेस अनडेवलप कंट्रीज पे। दोस्तों डेवलप चीज नाम से ही फैक्टर डेवलप है, वही बंदा डेवलप है। कुछ इस तरह की थिंग्स आप भी देखते होंगे डेवलप के एग्जांपल्स में, यानी कि वो लोग जिनके पास, हाँ बोल सकते हैं कि भाई इनफ मनी है, हाँ भाई इनके हर एक दूसरे घर में टाटा अंबानी बिरला है, इनफ मनी, दे हैव इनफ मनी। भाई इनके पास अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहे, एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी में ही एग्जांपल दे रखा है कि एनसीईआरटी में एक एनसीईआरटी ऑथर्स ने एग्जांपल दे रखा है कि अमेरिका में उसको गरीब बोला जाता है जिसके पास अगर गाड़ी ना हो, जिसके पास कार ना हो, जिसके पास अगर कार ना हो तो उसको गरीब बोला जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो कार अगर बात करें तो एक तरह से बोलते रॉयल्टी, यानी कि एक भाई एक रिच का एक बोल सकते हैं कि माध्यम हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो कार होती हैं वो 100 में से आज भी 3% लोगों के पास ही है, यानी कि 100 में से सिर्फ 3 बंदों के पास ही कार है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर भाई हर एक आदमी के पास कार है।
वहां पे तो इवन दैट अगर डिलीवरी बॉय भी जो है कार से जो बेसिकली डिलीवरी करते हैं। चलो ये तो बात थी। नहीं, डेवलप कंट्री क्या, डेवलप माने दे हैव इनफ मनी, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर बात करें थोड़ा इकोनॉमिक टर्म में आप समझें तो इनके पास क्या है, रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ज्यादा है भाई, दे हैव इनफ मनी, भाई कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि भाई इनके पास इनफ मनी। लेकिन अनडेवलप, वही भूखे प्यासे नंगे वाली कहानी क्या है भाई, पैसा ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक की तरफ आगे भागते हैं कि भैया माए दाता वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जाते हैं, या फिर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ भागते हैं, राइट। भाई पैसा दो, हमें को डेवलप करना है अपनी कंट्री के अंदर, कुछ इस तरह की फिलॉसफी में देखने को मिलती है। यानी कि चीजें समझ आई, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज समझा रहा हूं एक चीप लेवल के साथ, ताकि आपको मेक इंटरेस्टिंग लगे। डेवलप कंट्री के अंदर अगर देखें तो रिच कंट्रीज बिलोंग करती हैं, अनडेवलप कंट्री में देखें तो पुअर कंट्री बिलोंग करती है। तो कंसेप्ट अभी तक हमने माइक्रो और मैक्रो और डेवलप वर्सेस डेवलप को एक बड़े ही चीप लेवल के हिसाब से और चीप तरह से हमने समझने की जो है कोशिश करी। यही था ओवरऑल। अब आते फैक्टर प्रोडक्शन। अब ये भसूड़ी क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, या कंसेप्ट तो समझ आ गया लेकिन फैक्टर प्रोडक्शन समझ नहीं आया, जो हमें 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 में पूरा का पूरा डिटेल में दे रखा है, पर चीजें समझ नहीं आती। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल पहले रब करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आप है, राइट, ये आप है भाई। आप लेट सपोज स्टडी पूरी कर लिया आपने, आपके डैडी ने बोला बेटा जाओ बिजनेस करो, आपने बोला ठीक है बिजनेस करते हैं, क्या क्या इशू है। जब आप बिजनेस करेंगे, लेट सपोज मान लीजिए आपने पेन का एक बिजनेस करना है, पेन बनाने का, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए भाई। पहला, आपको पहले फैक्ट्री चाहिए होगी, राइट। फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया, यहां पे हो गया आपका स्पेस, यानी कि आपको चाहिए लैंड, राइट। आपको ये चीजें चाहिए। अब फैक्ट्री, अब भाई पेन बनाना है तो कुछ कारीगर भी रखोगे, ये भी चीजें होती हैं। तो कारीगर रखोगे तो दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, लेबर, यानी कि इसको मैं एलसीडी नोट कर देता हूं भाई। स्पेस चाहिए आपको, लेबर चाहिए, फिर कैपिटल भी चाहिए भाई। कैपिटल अगर पूंजी नहीं होगी तो फैक्ट्री कहां बनेगी। तो पूरा का पूरा मुद्दा अगर बात करें तो कैपिटल भी तो आता है। लोगों के पास साहस तो है आज के समय, इंडिया के अंदर बहुत साहस है, लेकिन कैपिटल नहीं होती है। तो कैपिटल ना होने के कारण फैक्ट्री फिर नहीं खुलेगी, यानी कि आपको फिर कैपिटल भी चाहिए, राइट। कैपिटल भी चाहिए होता है, फिर एक साहस भी चाहिए, जो इंडिया में आज के समय बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है कि भाई हाँ बिजनेस, यानी आप जोखिम, यानी कि उस चीज बिजनेस में कूदने को तैयार हैं कि हाँ मैं बिजनेस में मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको जो होती है चाहिए होती है। ये चार चीजें चाहिए होती है। चाहे आप पेन बना लो, चाहे आप आईटी कंपनी खोल लो और बोलो, चाहे आप सर्विस सेक्टर में भी आ जाओ, तो भी आपको यही चार चीजें चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने पेन बनाना है, अगर आपने गुड्स बनाने हैं तो आपको यही चार चीजें, सर्विस बनानी है तो आपको अलग से चार चीजें चाहिए, नहीं। किसी भी फिलॉसफी के अंदर ये आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको ये चार चीजें जरूर चाहिए होती है, राइट। अब ठीक है, चार चीजें चाहिए होती हैं। लेट सपोज आप भाई, अब आपके पास जब लैंड आया, लेट सपोज आप गए बिजनेस खोला, आपको एक लैंड पसंद आया, बोला भाई मेरी तो औकात से बाहर है कि मैं 2 से 2.5 करोड़ पे इन्वेस्ट कर सकूं, तो लेट सपोज हम किराए पे लेते हैं। आपने जब फैक्ट्री को किराए पे लिया तो भाई जो ओनर होगा वो क्या मांगेगा, भाई रेंट किराया कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर की, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर आप एक रूम लेते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, सेम एज इट इज रेंट भाई, 10,000 रुपये 11,000 रुपये, छोटे से कमरा जो घुसते ही खत्म हो जाता है उसका आपको इतना पे करना पड़ता है। इसके हिसाब से समझिए। तो यानी कि लैंड को क्या मिलता है, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट भाई। ऑफ कोर्स अगर आप रूम लेते हैं तो रेंट, तो इसी तरह समझिए कि अगर मान लीजिए फैक्ट्री आपको एक रूम में ही खोलनी है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लेबर रखते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा भाई। ऑफ कोर्स भाई वो बंदा बेसिस मांगेगा, भाई मैंने इतना काम किया मुझे इतना पैसा चाहिए। या फिर अगर आप हाईटेक बंदे रखते हो तो भाई बोले भाई सैलरी दो सर जी, सैलरी भी दे दो, 10 तारीख आ गई। तो इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। कैपिटल, अगर मान लीजिए आप ही के पास है या फिर आपका एक दोस्त है, ठीक है भाई आपका प्रोजेक्ट बड़ा उम्दा लगा, मजा आ गया प्रोजेक्ट सुन के, बोला ठीक है भाई मैं कैपिटल लगाऊंगा। और जब उसने कैपिटल लगाया तो उसको क्या चाहिए, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट। भाई अगर 1 लाख रुपए लगाएगा तो ऐसा तो नहीं कि आपको 1 लाख रुपए ही दे देगा, मुझे अगले 6 महीने बाद 1 लाख दे देगा, नहीं भाई। हर मार्केट में बैठे, हर आदमी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, तो उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट। नहीं भाई
पैसा मिलेगा जब भी तो मजा आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने सारा का सारा जोखिम उठाया कि भाई ठीक है मैं पेन बनाऊंगा, एक मॉन्टेक्स बढ़िया पेन बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बटरफ्लो से अच्छा पेन बनाऊंगा, तो उसमें आपको क्या मिला? प्रॉफिट। चाहे आप गुड्स लें चाहे आप सर्विसेज लें, अगर आपको प्रोडक्शन करना है, मींस इफ यू आर गोइंग टू डू प्रोडक्शन एनीथिंग, यू हैव टू पुट दिस 4 थिंग्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। आफ्टर दैट यू विल गेट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दैट्स द होल कंसेप्ट। बेसिकली बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने अभी तक आपको अच्छे से समझाया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने माइक्रो वर्सेस मैक्रो को समझा, हमने अनडेवलप वर्सेस डेवलप को समझा, और हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझा। हमने ये 3 चीजें अब तक समझी जो एक बेसिक इकोनॉमिक में हमारी चीजें जो है कवर होती हैं। अब हम थोड़ा चैप्टर 1 की तरफ आगे रुझान करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर 1 में बेसिक टर्म्स हमें क्या क्या चीजें देके गई। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक में समझने से पहले हम 2 चीज़ों को समझेंगे कि स्कैर्सिटी माने क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कमी, और एक होता है चॉइस माने होता है चयन। देखिए हर एक, जैसे कि हमने अनडेवलप वर्सेस डेवलप कंट्री में देखा था कि हमें यह पता चला अनडेवलप कंट्री के अंदर कि काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। कमी इन द सेंस, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना, लेट्स सपोज बुलेट ट्रेन बनानी है, लो आज का एग्जांपल लेके चलते हैं, मोदी जी का कंसेप्ट बुलेट ट्रेन का। जब बुलेट ट्रेन बनानी है तो ऑफ कोर्स आपको भी पता चला होगा कि जापान के माध्यम के थ्रू, जापान हमें फाइनेंस कर रहा है लॉन्ग टर्म पे, कुछ बहुत कम ब्याज पे हमें पैसा दे रहा है, तो उसके बाद हम बुलेट ट्रेन हम लाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो अनडेवलप्ड कंट्री में पहला ही मुद्दा होता है कमी का, यानी कि इंडिया के पास अगर बात करें पैसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसे की कमी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसको एडिशनल रिसोर्सेस यूज करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लोन के तौर पे हो चाहे कोई भी चीज हो तो वो चीजें लेके आए। तो यानी कि स्कैर्सिटी में ये होता है कि आपके पास यू डोंट हैव एनी इनफ मनी आपके पास जो होती है, बात करें जो मनी होती है बहुत ज्यादा कम होती है। इवन दैट मनी, रिसोर्सेज भी आपके पास बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक पेट्रोल, आपने देखा होगा कि हमारा जो मैक्सिमम पेट्रोल होता है वो गल्फ से, जो अगर बात करें, इंपोर्ट होता है, यानी कि आयात किया जाता है। तो जब स्कैर्सिटी में अगर बात करें तो काफी चीजें आती है, जब मनी हो, रिसोर्सेज हो, पीपल्स भी हो, इवन दैट ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, तो ये सारी चीजें अगर बात करें तो स्कैर्सिटी के वर्ड में ही अगर बात करें उसी के आसपास ही मंडराती रहती हैं। तो इस चीज, जब मैं इस वर्ड्स को अगर मैं यूज करूं पूरी 12th क्लास इकोनॉमिक में, तो आपका दिमाग हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, चाहे वो मनी हो, रिसोर्सेज हो, और इवन दैट पीपल हो, तो भी इसका मतलब यही होता है। पहली बात पूरी इकोनॉमिक के अंदर तो स्कैर्सिटी को हमने वास्ट लेवल पे देखा कि जिसमें मनी, रिसोर्सेज और पीपल भी आया। अब चॉइस पे देखते हैं दोस्तों। चॉइस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हिंदी में तो बोलते हैं इसको चयन। चॉइस में इन द सेंस कि अगर लेट सपोज आप हैं, इसको छोड़िए, इकोनॉमिक को हटाइए, अभी हम एक सिंपल इकोनॉमिक से समझते हैं, एक आम लैंग्वेज में समझते हैं, हटाइए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं आपको। लेट सपोज आप हैं, आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके डैड ने बोला ठीक है भाई जाओ बेटा बिजनेस करो। आप कंफ्यूज हो गए कि मैं पेन बनाऊं, आपने 2 ऑप्शन मॉडल चुने, आपने क्रॉस चेक किया, पूरा एनालिसिस किया, विश्लेषण किया अच्छे से कि ठीक है भाई या तो एक पेन का बिजनेस आज के समय अच्छा रहेगा या फिर आईएएस कोचिंग का बिजनेस अच्छा रहेगा। लेट्स सपोज आपने ये 2 चीजें चूज करी, बट लेकिन आप कंफ्यूज हैं। अब आप कंफ्यूज ये हैं या मैं पेन बनाऊं या आईएएस कोचिंग चलाऊं, मुझे चीजें समझ नहीं आ रही। लेट्स सपोज एक हम गुड्स से ले रहे हैं एग्जांपल और एक हम सर्विस से ले रहे हैं। तो अब आप यहां पे ये देखेंगे कि मेरा मिनिमम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये मिनिमम किसमें ज्यादा लग रहा है और किसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, मैं उस चीज को ज्यादा यूज करूंगा। यही होता है हर एक बिजनेसमैन की तरह, चाहे वो कॉर्पोरेट फर्म में भी हो चाहे कुछ भी हो। तो एक क्या चाहता है, नॉर्मल देखा जाए तो वो यही चीज चाहता है, यानी कि अगर देखें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाएगा, उसको अगर प्रॉफिट मिले, तो लेट्स सपोज एक बिजनेस है, लेट्स सपोज पेन है भाई, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, आपको प्रॉफिट लेट्स सपोज 10,000 रुपये पर मंथ आपको देगा। आईएएस की कोचिंग 50,000 रुपये मांग रहा है,
50,000 रुपीज मांग रहा है और आपको 50,000 का प्रॉफिट देगा मंथली। तो अब आपको यहाँ पे जो है चूज करना पड़ेगा कि मैं किसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करूं। अगर आप दोनों के लिए कैपेबल हैं कि हाँ आप एक बोलते हैं एजुकेटेड आदमी, आप पेन का बिजनेस भी खोल सकते हैं या फिर एक आईएएस कोचिंग का भी बिजनेस करते हैं, लोगों का बोल सकते हैं भला भी कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको किसमें ज्यादा इंपैक्ट। तो बेसिकली चॉइस भी यही होती है। ये तो मैंने समझाया चीप एग्जांपल के थ्रू। अब आप समझते हैं थोड़ा सा एक वास्ट लेवल पे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, अगर समझते हैं इंडिया अगर चॉइस करेगा तो वो ये देखेगा या फिर मैं फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ूं, यानी कि फूड प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ूं कि हमारा देश में प्रोडक्शन जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है आज के समय, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर वो ये देख रहे भाई, या फिर अगर बात करें तो भाई कार्स बनाए भाई रॉयल लोगों के लिए। पर डेटा ये पता चला हमें किसी 3% लोग ही जो कार यूज करते हैं। तो अब यहां पे इंडिया को भी अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जैसे कि इंडिया की जो इकोनॉमी डेवलपमेंट, अगर एक बात करें मिक्स इकोनॉमी है, अभी कंसेप्ट आएगा आगे, तो उसमें हम किस चीज का प्रोडक्शन। तो ओवरऑल जो बात करें चॉइस में यही चीजें हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमी की लैंग्वेज में अलग चीजें, यहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम यहां पे चीजों को चल रहे हैं। अभी तक हमने चॉइस को समझा, स्कैर्सिटी का मतलब को अच्छे से बेसिक टर्म के हिसाब से समझा, क्योंकि ये चीजें 12th क्लास में पूरी की पूरी चैप्टर्स में घूमेंगी। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी नीचे लिखा हुआ था, मैंने ऊपर लिखा बिकॉज कुछ चीज़ें समझानी थी तो फिर बार बार झुकना पड़ता, तो इसलिए बेटर है कि ऊपर लिखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 तरह की इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होती है सेंटर प्लान इकोनॉमी, और होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको एक और अलग लैंग्वेज से समझें तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, इसको बोलते हैं हम सोशल, और इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट प्लस सोशल। ये हमें चीज़ें समझ यहाँ पे आ गई। देखिए मिक्स इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि इसका एग्जांपल तौर पे समझते हैं कि लाइक जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर यूरोपियंस हो गए। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक तरह से मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इन पे देखिए मार्केट इकोनॉमी बेसिकली पूंजीवाद से रिलेटेड है, जहां पे भाई अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उसी से डिनोट करते हैं। जिसमें अगर हम एक चीज को निकालें, जो प्राइस फैक्टर होता है, ध्यान समझिएगा, देखिए जो प्राइस जो फैक्टर होता है बेसिकली वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डोनेट करता है। देखो मेरे यहाँ पे ये चीज समझाने का मतलब है, हमें पता है मार्केट इकोनॉमी कैसे होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे होती है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जो हमें चीज समझनी है वो समझिए प्राइस फैक्टर का जो डोनेट होता है वो डिमांड वर्सेस सप्लाई के तौर पे हम देखने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं डिमांड और सप्लाई क्या होती है। पहले तो इन चीजों को समझते हैं, डिमांड और यहाँ पे हम लेते हैं सप्लाई। देखिए दोस्तों, प्राइस यानी कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, लेट्स सपोज ठंड ज्यादा हो रही है आज के समय और आप चले गए कि ठीक है भाई एक जैकेट लेके आते हैं अच्छी सी ढिंचैक वाली कि मजा सा आ जाए। आपको पता चला उस जैकेट की कीमत 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये में भी ठीक ठाक जैकेट मिलती है, ठीक है, आपका कॉस्ट ही पता चला। आपको फिर ये भी पता चला कि एक दिन आप पता करने गए, आपको जो जैकेट की जो कॉस्ट थी वो 1,000 रुपये थी। आपको फिर एक दिन आपको नोटिफिकेशन मिला, आपको मतलब कि आप बोलते न्यूज़पेपर के थ्रू, जब आप द हिंदू पढ़ रहे थे, तो उसी जैकेट की कीमत जो होगी अब वो होगी 700 रुपये, डिस्काउंट, बम्पर डिस्काउंट से। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपने पहले क्या किया था कि भाई पहले 1,000 रुपये की जो जैकेट थी, 1,000 रुपये की जैकेट थी, 700 रुपये मिले तो डेफिनेटली आप उसको बाय करेंगे। हो सकता है एक की जगह 2 भी कर लें, क्यों? आपको लगा नहीं है 700 रुपये तो वाकई कम है। तो यानी कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब डिस्काउंट दिया तो अब लूर हुए, यानी कि उसकी तरफ भागे। तो इसी तरह पूरी इकोनॉमिक के अंदर भी जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइस और डिमांड के ऊपर ज्यादा चलते हैं। यानी कि हमें एक चीज, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि किसी चीज की अगर प्राइस डाउन होगी, किसी चीज की प्राइस अगर डाउन होगी तो उसका प्राइस इंक्रीज, उसकी सॉरी जो डिमांड है उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? पहले आपने खरीदा नहीं, अब आपने खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज हुई। जब प्राइस गिरी तो उसका डिमांड कहीं ना कहीं अगर देखें तो इंक्रीज हुआ। इसी तरह जब प्राइस आपका बढ़ेगा, सॉरी कुछ सडनली फोन आ गए थे दोस्तों। तो देखिए यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड ऑफकोर्स डाउन होगी। जब 1,000 रुपये की चीज नहीं बिकी, यानी कि कहीं ना कहीं डिमांड अगर देखें तो आपकी डिमांड कम हुई। लेकिन अब ये सोचें, ये तो हमने जो डिमांड को जो हमने समझा वो समझा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, यानी कि हम एक बायर के तौर पे कि भाई हम क्या कितना खरीदते हैं। क्यों? बायर हमेशा यही चाहता है कि भाई जब प्राइस कम हो तो हम ज्यादा चीजें खरीदें, हम यही चीज सोचते हैं, राइट। लेकिन जब एक सेलर होता है, यानी कि जब एक मैन्युफैक्चरर होता है, जब एक सेलर होता है, तो वो क्या सोचेगा? भाई अगर प्राइस डाउन हुई तो वो ऑफकोर्स सप्लाई भी कम कर देगा, उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। क्यों भाई? ऑफकोर्स ये चीजें होती। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं।
कि मान लीजिए एक पेन है, जिसको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, 10 रुपए कॉस्ट है, और एक पेन है अब उसकी 15 रुपए कॉस्ट है। मान लीजिए डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा लोग आईज की तरफ कूदने लग गए, तो उसकी डिमांड होगी 15। तो इस सिचुएशन में सेलर क्या करेगा, अब अपना जो डिमांड यानी सप्लाई को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा कि भाई ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा पैसा कमाएंगे, मजा आएगा, लैंड लूंगा, ये कार लूंगा, फरारी कार लूंगा, इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि जब प्राइस जब डाउन होगा तो इसकी सप्लाई भी डाउन हो जाएगी। इसी तरह जब प्राइस जब इंक्रीज होगी तो इसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। क्यों? टू मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट, टू मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, सप्लाई भी ज्यादा करेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो पूरा का पूरा जो फैक्टर होता है सेम डिमांड और सप्लाई पे ही होता है। अभी पूरा वास्ट में हम आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। अभी जैसे एक बेसिक पार्ट कवर कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा मैं इसमें और कुछ नहीं। यानी कि अगर हमने देखा प्राइस जो फैक्टर है वो आपका डिमांड और सप्लाई के तौर पे काम करता है। मुझे यहाँ पे ये चीज समझानी थी कि प्राइस और डिमांड जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे जो है काम करता है, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं मार्केट इकोनॉमी में। सोशल इकोनॉमिक में क्या होता है, जो प्राइस होता है, सोशल इकोनॉमिक दोस्तों वो होती है जो पैसे की तरफ ना भागते हुए वेलफेयर की तरफ ज्यादा भागते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूर्व में देखें तो रशिया की तरफ था कि भाई वो सोचते थे कि भाई हेल्थ पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, ताकि एक ह्यूमन डेवलपमेंट निकाल सकें। तो ये लोग सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर बेसिकली जो देखा जाए तो इसमें हम अगर बात करें तो सोशल वेलफेयर की तरफ ज्यादा देखते हैं। मिक्स इकोनॉमी के अंदर ये होता है कि हम साथ में सोशल भी देखते हैं, थोड़ा पैसा भी देखते हैं, भाई पैसा होगा जब भी तो सोशल होगा। तो मिक्स इकोनॉमिक में ये होता है कि इसमें प्राइवेट प्लस आपके पब्लिक सेक्टर्स के जो बंदे होते हैं, यानी कि निजी और सरकारी दोनों एक साथ काम करते हैं। इसमें एक तरह से समझे, इसमें यानी कि इसको समझने के तौर पे ये भी देखें कि इसमें हो गया प्राइवेट प्लस पब्लिक, इसमें हो गया ओनली पब्लिक, सरकारी कर्मचारी ही काम करेंगे, सब कुछ मायदाता वही होंगे, और इसमें हो गया पूरा का पूरा प्राइवेट। आप ये भी चीज, यानी कि अगर हम आते प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे, अगर हम प्राइस पे आए तो यहां पे डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। यहां पे जो प्राइस जो डिटरमिन होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही टेक केयर करते हैं। यानी कि इस पे देखें तो प्राइस का जो फैक्टर होगा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहां पे जो है, अगर देखें यहां पे जो प्राइस देखें तो यहां पे गवर्नमेंट का ही रोल यहां पे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, प्राइस जो होता है डिमांड और सप्लाई के साथ साथ भी रोल अदा करता है। साइड टू साइड गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इंटरफेक्शन जो थोड़ा बहुत हमें जो इन्फ्लुएंस जो यहां पे देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल प्राइस फैक्टर के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को, तो हमें 3 तरह की चीजें जो मैंने अभी तक आपको चीजें समझाएं। इसके लिए अभी तक बेसिक चैप्टर में इतना ही, क्योंकि मिक्स इकोनॉमिक में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर डिमांड सप्लाई होगी, ज्यादा डिमांड कम होगी, तो फिर गवर्नमेंट आके स्टेप उठाती है। मिक्स इकोनॉमी में ये होता है, अगर ज्यादा ही डाउन चलेगी इकोनॉमी तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूर आके यहाँ पे करती है, यानी कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स लेके आती है, कुछ सब्सिडी देना स्टार्ट करती है ताकि लोगों को और बूस्ट मिले। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अब इसी का बाप होता है WTO, क्या कंट्रोवर्सी है वो हम आगे देखेंगे। तो अभी तक इस बेसिक चैप्टर्स में जस्ट मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक को समझाया अच्छे से, ताकि आपको चीजें समझ आए कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर बेसिकली अगर देखें तो प्राइस फैक्टर डिमांड सप्लाई करता है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर प्राइस फैक्टर जो होता है गवर्नमेंट इंफ्लुएंस करती है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आज के समय नॉर्थ कोरिया का भी एग्जांपल देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया अगर देखें तो वो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है। और अगर मिक्स इकोनॉमी के अंदर देखें तो प्राइवेट प्लस जो पब्लिक दोनों मिलके जो आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी के टर्म्स में मैंने ये चीजें बेसिक चीजें आज कवर कराई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से फिनिश करेंगे, क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।